हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JSMCQ स्ट्रॉन्गर। तो आज एक और नए वीडियो के साथ आपके सामने हम उपस्थित हैं, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता का डिस्क्रिप्टिव पार्ट देखेंगे। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव पार्ट। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला वाला वीडियो है वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव है। ये वाला जो वीडियो बनने जा रहा है वो डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव में आपको ये फ़ायदा होगा कि बहुत सारे नए फैक्ट्स मिलेंगे। चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जो है सुमेलित करना है। लोथल दिया है, तो लोथल जो है प्राचीन गोदीवाड़ा था वहाँ, तो प्राचीन गोदी क्षेत्र हो जाएगा। और सारनाथ दिया है, तो सारनाथ में बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, तो बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश। और जो है राजगीर दिया है, तो राजगीर अशोक सिंह स्तंभ यहाँ जो है स्थित नहीं है। अशोक का जो सिंह स्तंभ है वो सारनाथ में है। नालंदा में बौद्ध विहार है, तो ये सही है। इस तरह से ऑप्शन 1, 2 और 4 हमारे सही हैं, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? तो हमने जो पहला वीडियो देखा है उसमें हमने पढ़ चुका है कि किसका निरूपण नहीं हुआ है, तो वो है गाय का। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। मुहरों में पाया गया गाय, ऊंट, घोड़ा व शेर को प्रदर्शित नहीं किया गया था। इतने जो पशु हैं उनको जो है मुहरों में प्रदर्शित नहीं किया है। गाय, ऊंट, घोड़ा और शेर को, बाकियों को किया गया है। उस समय की जो मुहरें होती थे उसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित जो प्रदर्शन किया जाता था, जिस पशु का जो अंकन किया जाता था वो है एक श्रृंगी बैल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सही मिलान करना है। सूची एक में दी है पुरातन स्थल या प्राचीन स्थल, और उसको मिलाना है उससे जो खोजे गए साक्ष्य हैं उनसे। तो लोथल एक गोदीवाड़ा स्थान है। कालीबंगन, तो कालीबंगन से हमें जुते हुए खेत मिले थे। कालीबंगन से जुते हुए खेत मिले हैं। बनावली बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख है, धौलावीरा में है वो। तो इस तरह से हम इसका आंसर देखते हैं क्या है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बी। आप देख सकते हैं लोथल से गोदीवाड़ा मिला है, कालीबंगा से जुते हुए खेत, धौलावीरा से हड़प्पन लिपि में 10 चिन्ह मिले हैं, और बनावली में पक्की ईंट से बनी हुई हलाकृति मिली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी और उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा दिया है उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, तो इसे भी हमने पढ़ चुका है दोस्तों। ये दोनों सही हैं ऑप्शन। इसका हम डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय एवं लौकिक सभ्यता थी। यद्यपि इसमें धार्मिक तत्व विद्यमान था, किंतु वर्चस्वशाली नहीं था। इस काल में न सिर्फ आंतरिक बल्कि बाह्य व्यापार भी उन्नत दशा में था। इस काल में सूती वस्त्र बनाए जाते थे। इसके प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदड़ो में स्नानागार भी मिला है, और सूती के साथ साथ ऊन के वस्त्र के साक्ष्य भी मिले हैं।
मेहरगढ़ से कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, तो ये तो गलत है। वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये सही है। ये युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, ये गलत है। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, केवल दूसरा जो कथन है वो सही है। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग विशाल महल और मंदिर नहीं होते थे, बल्कि उनकी सभ्यता ईंट से बनी शहरी घरों के कारण उल्लेखनीय थी। सिंधु सभ्यता के दौरान लोगों के घर बहुमंजिला होते थे। 3 मंजिला इमारत हमें जो है मोहनजोदड़ो से मिली है। शहर के अपवाह तंत्र काफ़ी उन्नत प्रकार के थे। धौलावीरा में आप देख सकते हैं, इसका सही साक्ष्य मिलेगा आपको। सिंधु सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे, वे युद्ध पर विश्वास नहीं रखते थे। उनके जो हथियार थे वो रक्षात्मक थे, ना कि उनके हथियार जो है लड़ाई के लिए बनाए गए थे। वे कभी किसी युद्ध में शामिल नहीं हुए। ऐसा माना जाता है कि भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा में इस संस्कृति और सभ्यता का विनाश हुआ। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि आर्यों के आक्रमण और समुद्री सतह में परिवर्तन की वजह से इनका खात्मा हुआ। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, विशाल स्नानागार जिसे ग्रेट बाथ भी कहा जाता है, कहाँ से मिला है? तो इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो से मिला है। इस विशाल स्नानागार को उस समय धर्मानुष्ठान से संबंधित स्नान के लिए भी उपयोग में लाया जाता रहा होगा, ऐसा मानना है। यहाँ पर एक साथ कई लोग स्नान कर सकते थे, इस तरह से हम विचार कर सकते हैं। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कही। इस कथन को याद रखिएगा दोस्तों, इसको भी पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात थी। उनकी जो लिपि थी भाव चित्रात्मक थी, उसको पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि का वाचन कभी नहीं हो सका, जैसा कि मैंने कहा पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक। उनकी लिपि 400 से अधिक अक्षर और चित्र पर आधारित चित्राक्षर प्रकार की है। ब्राह्मी तथा खरोष्टी लिपि को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। इसे याद रखिएगा दोस्तों, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को 1837 में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तमिल लिपि का उद्भव भी जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। एक मुहर मिला है मोहनजोदड़ो में, उससे इसका जो है प्रमाण मिलता है। मुहर मिला है, उस पर जो है एक योगी की आकृति बनी है। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थानों से प्राप्त प्रस्तर लिंग की आकृति के भी हमें शिव पूजा के प्रमाण मिलता है। अतिरिक्त सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा भी करते थे। मातृ देवी का जो साक्ष्य है हमें हड़प्पा से मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की जो गलियां थी वो चौड़ी और सीधी थी और एक दूसरे को समकोण में काटती थी और विन्यस्त थी।
और ग्रिड पद्धति में बनी हुई थी। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऑक्सफोर्ड प्रणाली, यह ग्रिड पद्धति भी बोला जाता है। ये सड़कें प्रायः चौड़ी हुआ करती थीं तथा इनके दोनों किनारों पर पक्की नालियां बनी होती थीं, जिन्हें बड़ी ईंटों अथवा पत्थरों के टुकड़ों से ढका जाता था और कचरा फेंकने के लिए वहाँ जो है एक नर मोहे या नर मुखले बोला जाता था, वो होता था दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन धान्यागार था। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन धान्यागार होगा और इमारत बोलेगा तो स्नानागार होगा, याद रखना दोस्तों, पहले भी बता चुका हूँ मैं। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो से प्राप्त दो प्रमुख स्थापत्य विशाल धान्यागार, जिसकी लंबाई 150 फीट तथा चौड़ाई 50 फीट थी, और दूसरा विशाल स्थापत्य विशाल स्नानागार था, जिसकी ऊंचाई 39 फीट तथा चौड़ाई 23 फीट थी और ऊंचाई जो है 8 फीट थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवी माता की पूजा संबंधित है। तो देवी माता की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। मातृ देवी की पूजा करते थे। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। सिंधु सभ्यता में ऐसे प्रचुर साक्ष्य मिलते हैं जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि माता की उपासना वहाँ व्यापक रूप से प्रचलित थी। विभिन्न मूर्तियों, मुद्राओं आदि पर अंकित आकृतियों आदि से जो चित्र उभरता है, उससे नारी उपासना प्रचलन के साक्ष्य मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? तो लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था और ये भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था। इसके बारे में डिटेल से आपको जो हमारा पिछला वीडियो है उसमें भी बता चुका हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की खोज में रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो जो है इसका महत्वपूर्ण कारक है नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर नियोजन था वो बेहद ही अच्छा था। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। इसमें नगर नियोजन के साथ साथ मृदभांड भी मिले हैं, क्योंकि उसके साक्ष्य हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा दोस्तों। ये साक्ष्य के रूप में मिले हैं इसलिए, लेकिन नगर नियोजन के आधार पर भी इसको जो है आर्यों से पूर्व का माना जाता है। चलिए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। लाल मृदभांड पर चित्रित कृष्ण वर्ण आकृतियाँ सिंधु घाटी सभ्यता तथा धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड आर्यों से संबंधित माने जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जनजीवन आर्यों के जनजीवन से अधिक विकसित था। इसीलिए मैं बोल रहा था कि जो उनका नगर नियोजन है वो भी सही आंसर होगा। जो आर्यों का जनजीवन है उनसे कहीं बेहतर था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का जो जनजीवन है। मृदभांड अगर जो ही क्वेश्चन में मृदभांड नहीं होता तो इसका सही आंसर नगर नियोजन होता। मृदभांड की संरचना ही सिंधु घाटी सभ्यता तथा आर्यों के काल का विभेद करती है। हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो ये जो है पूर्व आर्य से माना जाता है। इसका हम देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर अंकित देवता, जिसको पशुपतिनाथ बोलते हैं, तथा अनेक सैंधवपुरा स्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मूर्ति हड़प्पा से मिली है।
यह प्रमाणित करती है कि मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल से हो चुका था। तो मूर्ति पूजा का जो आरंभ है पूर्व आर्य अर्थात सिंधु सभ्यता से ही स्टार्ट हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चन्हुदड़ों के उत्खनन का निर्देश किसने दिया था? तो चन्हुदड़ों के उत्खनन को निर्देश जो है मैके ने दिया था। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। इसके निर्देश जो उत्खनन का निर्देश है मैके ने दिया था। इसकी खोज सन 1935 में NG मजूमदार ने किया है। और चन्हुदड़ों में जो है उत्खनन से ये पता चला है कि मनका का कारखाना होता था, अर्थात ये जो है औद्योगिक नगर भी है। चलिए अगला हमारा प्रश्न देखते हैं। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो रंगपुर कहाँ है? सौराष्ट्र में है, गुजरात में। इसके लिए मैंने आपको कोड बताया था DSLR, इससे याद रख लीजिएगा। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। रंगपुर में प्राक हड़प्पा और हड़प्पा तथा उत्तर हड़प्पाई सभ्यता, इसमें तीनों हड़प्पा, प्राक हड़प्पा और हड़प्पाई सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। यह गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित किया गया है कि यहाँ के निवासी कृषक जो है चावल, बाजरा और ज्वार से संबंधित जो है कृषि करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पाई स्थल है। तो जो है दधेरी हमने देखा है पंजाब में स्थित है। चलो इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। दधेरी लुधियाना जिले पंजाब में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। यह एक पर्वतीय पुरा स्थल है। यह स्थान आर्य आगमन काल से भी संबंधित है, क्योंकि यह चित्रित धूसर मृदभांड, यहाँ से जो है चित्रित धूसर मृदभांड पाए जाते हैं जो आर्यों से संबंधित है। और जो मोहनजोदड़ो या हड़प्पा सभ्यता का है उनका लाल धूसर होता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। इसकी जो खोज है या खुदाई है 1957-58 में रंगनाथ राव ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो कालीबंगा, रोपड़ और लोथल है। पाटलिपुत्र जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग जो है पशुपति की पूजा करते थे। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर एक योगी की आकृति बनी हुई है। इस मानव आकृति के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है। इस आकृति का संबंध रुद्र शिव से माना गया है और ये जो है 3 मुख वाले हैं, इसलिए जो है पशुपतिनाथ का इसको जो है बोला जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो है तो राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। इन्हें मेन रूप से मेनली जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। दयाराम साहनी ने जो है 1921 और राखलदास बनर्जी ने 1922 में इसके बारे में जो है पता लगाया। हड़प्पा को दयाराम साहनी ने खोजा है और मोहनजोदड़ो को राखलदास बनर्जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मोहनजोदड़ो निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है पंजाब के सिंध प्रांत में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यहाँ प्रत्येक घर में निजी कुएं तथा स्नानागार पाए गए। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया। तो सर्वप्रथम मानव ने जो है तांबे का प्रयोग किया। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, तांबा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा बनावली। बनावली जो कि हरियाणा में है, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटियों पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुआ है? तो वृषभ मुद्रा जो है हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, हमने इसे पढ़ चुका है। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। 1922 में जो है राखालदास बनर्जी द्वारा इसे खोजा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती? तो सबसे पहले तो भारत और पाकिस्तान में तो होती ही है, चीन साइड भी होती है, अफगानिस्तान में नहीं जाती है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर जो है अफगानिस्तान होगा, डी। सिंधु नदी 2880 किलोमीटर की लंबाई में चीन, भारत और पाकिस्तान में बहती है। इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर के निकट से हुआ माना जाता है। यह नदी दक्षिण पाकिस्तान से होती हुई अरब सागर में गिरती है। हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ताम्र पाषाण अवस्था की बस्तियां निम्नलिखित में से किन स्थानों में पाई गई है? तो जो है राजस्थान में तो मिला है और मध्य प्रदेश में भी मिला है, दक्षिण पूर्वी भारत में भी मिला है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। नवपाषाण युग का अंत होते धातुओं का प्रयोग शुरू हो गया था। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। भारत में ताम्र पाषाण अवस्था की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग और पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में 2 पुरा स्थलों की खुदाई की गई। पहला जो है अहार में और दूसरा गिलुंद में। ये पूरा स्थल बनास घाटी के सूखे स्थलों में है। ये एक तरह का अच्छा क्वेश्चन है, नया टाइप का, इसको ध्यान से एक बार पढ़िएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मांडा, तो मांडा तो है महाराष्ट्र में नहीं था, जम्मू कश्मीर में था। कालीबंगा जो है राजस्थान में था। तो ये गलत हो गया, ये भी। दैमाबाद महाराष्ट्र में था। सुमेलित नहीं है, तो इनमें से कोई भी सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित था? तो वो जो है सिंधु नदी,
हड़प्पा का रावी नदी के तट पर स्थित था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है? तो धौलावीरा जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेनली जो है अपने जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जोरवे संस्कृति से संबंधित नहीं है? प्रवर गोदावरी घाटी जोरवे संस्कृति का मूल क्षेत्र थी। जोरवे संस्कृति के मुख्य स्थल दाइमाबाद, इनाम गांव, जोरवे और नेवासा है। दाइमाबाद में प्रतीकात्मक दफनाए जाने का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। और डी है, व्यवहारिक रूप से उत्तरी दक्कन में सभी जोरवे बस्तियां अचानक उजड़ गईं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अचानक नहीं उजड़ी थी, उसका कुछ कारण रहा है, उसको हम पढ़ते हैं। जोरवे संस्कृति एक ताम्र पाषाणिक संस्कृति थी जिसका विस्तार जो है महाराष्ट्र में था। इस संस्कृति का मूल क्षेत्र प्रवरा गोदावरी घाटी थी। संस्कृति के मूल स्थान और स्थलों में दैमाबाद, इनाम गांव, जोरवे और नेवासा है। 1200 ईसा पूर्व में लगभग सभी ताम्र पाषाणिक संस्कृति का लोप हो गया। केवल जोरवे संस्कृति 700 ईसा पूर्व तक जीवित रही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के लोगों की राज्य व्यवस्था जैसे कि वस्तुपरक साक्ष्य से परिणामित होता है कैसी थी? ऑप्शन ए है पंथ निरपेक्ष संघवादी, ऑप्शन बी है धर्म तंत्रीय संघवादी, ऑप्शन सी है कुलीन तंत्रीय और ऑप्शन डी है धर्म तंत्रीय एकात्मक। इसका सही आंसर जो है एकात्मक होगा, धर्म तंत्रीय एकात्मक, क्योंकि इनकी जो एकात्मकता है इसी के वजह से यह सभ्यता बहुत लंबे समय तक अपने आप को अस्तित्व में रख सकी थी। और जो है धर्म का प्रभाव तो इस सभ्यता पर था ही, तो इसका ऑप्शन डी होगा। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। हड़प्पा के लोगों की राज व्यवस्था संभवतः कुलीन तंत्र थी। हालांकि हड़प्पा की सभ्यता के समय राजनीतिक ढांचा कैसा था यह कह पाना थोड़ा कठिन है, किंतु वस्तुतः पूर्ण क्षेत्र एक राजधानी से प्रशासित होता था और उसके कुछ प्रादेशिक प्रशासन केंद्र था तथा उसके प्रांतों की राजधानियां थीं। हड़प्पा समाज तीन वर्गों में बटा था। पहला विशिष्ट वर्ग जो नगर दुर्ग में रहता था, दूसरा खुशहाल मध्यम वर्ग था और तीसरा अपेक्षाकृत कमजोर वर्ग था। चलिए इसका हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के शहरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सड़कें हमेशा पूरी तरह से सीधी नहीं होती थी, तो ये तो पहले ही गलत होगा। एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ये नहीं काटती है लिखा है। एक असाधारण विशेषता यह है कि घरों और शहरों की दीवारों की ईंटें औसत आकार के बनाए जाते थे। उपयुक्त दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है? मैं ऑप्शन सी लिया है। ये क्वेश्चन शायद गलत लिया गया है इसका आंसर, क्योंकि समकोण पर एक दूसरे काटती थी, सीधी हुआ करती थी वहाँ की सड़कें। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं चलें। हड़प्पा की शहरें एक दूसरे दोनों कथन सही है।
सड़कें पूरी तरह से सीधी नहीं होती थी, एक दूसरे को हमेशा समकोण पर नहीं काटती थी। एक असाधारण विशेषता यह थी कि घरों और शहरों की जो दीवारों की ईंटें थे औसत आकार से एक समान था, हमेशा नहीं काटती थी, तो शायद इसीलिए लिया गया होगा। हमेशा एक दूसरे को नहीं काटती थी, बाकी जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और ज़्यादातर सड़कें जो हैं सीधी हुआ करती थी, लेकिन जो पूरी तरह से सीधी नहीं हुआ करती थी। इस वजह से शायद इसका आंसर सी लिया है, इसे याद रखिएगा दोस्तों। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा स्थल कोट दीजिए उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल से के समीप है। तो कोट दीजी जो है मोहनजोदड़ो के समीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह ऑप्शन ए है, यह उपमहाद्वीप के प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही, ये तो सही है। इसने दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि का प्रथम उपयोग किया, ये भी सही है। इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लोहे का सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण, तो लोहे के बारे में अनभिज्ञ थे, ये गलत होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी क्या दिया है, इनमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण मिलता है, ये तो सही है। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रारंभिक नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी, जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। दोस्तों, जो दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है उस लिपि को कौन सी लिपि बोलते हैं, इसे आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। हाँ, नहीं तो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। भारत में लोहे का प्रयोग जो है 1000 ईस्वी में किया गया था। ईरानियों के द्वारा किया गया था शायद सबसे पहले भारत में इसका उपयोग। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से पत्थर की मूर्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। इसमें जो है सुमेलित करना है, हड़प्पा स्थल दिया है और उनका आधुनिक नाम दिया है। चलिए हम इसको जो है मिलाते हैं। तो धौलावीरा DSLR गुजरात सौराष्ट्र में होगा। राखी गढ़ी जो है हरियाणा में होगा। और भिंडवाना जो है आपका राखीगढ़ी हिसार हरियाणा में है। धौलावीरा सौराष्ट्र, राखीगढ़ी हिसार हरियाणा। और जो है फतेहाबाद के लिए नहीं, भिरडाना जो है फतेहाबाद हरियाणा है इसका आंसर। और भोगवा सौराष्ट्र गुजरात, इसका जो है ऑप्शन सी सही होगा। इसमें सौराष्ट्र दिया है। धौलावीरा को जो है हमें गुजरात, अच्छा ये कादिर टापू ये भी गुजरात में है दोस्तों, गुजरात होगा। और जो है राखीगढ़ी का जो सही है हिसार हरियाणा में होगा। अब भिरडाना भी हरियाणा में है, तो इसका ऑप्शन जो है ये 4 से सुमेलित होगा। और भोगवा जो है ये सौराष्ट्र गुजरात, भोगवा नदी, इसका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हड़प्पा सभ्यता के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसमें सही कौन सा है ये बताना है। मानक हड़प्पा मुद्राएं मिट्टी के बनी थी। नहीं, ये जो है सेल खड़ी से बनी होती थी। हड़प्पा के निवासी ना तो कांस्य के विषय में जानते थे और ना ही ताम्र के। तो गलत होगा ये। ऑप्शन सी है, हड़प्पा के निवासी ना तो कांस्य के बारे में जानते थे और ना ही ताम्र के बारे में। अच्छा, बी और सी सेम दे दिया है दोस्तों, ये क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, फिर भी हम देख लेते हैं। चलिए आगे। ऑप्शन डी है, हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे और उसको प्रयोग में लाते थे, ये सही है। चलिए इसका हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, ज्वार आदि अनाज पैदा करते थे या उगाते थे। वे 2 किस्म की गेहूं पैदा करते थे। बनावली, यहाँ से उन्नत किस्म का जो है जौ मिला है, सबसे उन्नत किस्म का जौ बनावली से मिला है। इसके अलावा वे तिल, सरसों भी उगाते थे। सबसे पहले कपास भी यहीं पैदा हुआ था, इसीलिए जो है इन्हें यूनानी लोग, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, ये उन्हें सिंडोम कहा करते थे, सिंडोन। हड़प्पा यूं तो एक कृषि प्रधान संस्कृति थी, पर यहाँ के लोग पशुपालन भी करते थे। बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर पाला जाता था तथा हड़प्पा लोगों को हाथी तथा गैंडे का भी ज्ञान था। आज के लिए बस इतना ही रहेगा दोस्तों। हम अगले वीडियो में जो है वैदिक काल से संबंधित ऑब्जेक्टिव देखेंगे। आपको हमारा यह जो सीरीज़ है, एक डिस्क्रिप्शन के साथ और एक जो है ऐसे ही ऑब्जेक्टिव, नॉर्मल ऑब्जेक्टिव और एक डिस्क्रिप्टिव, कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।